नरसिंहगढ़ जिले के सारंगपुर में पहलवान की पहल लाई रंग। समाज की कुरीतियों को खत्म करने की लोगों में जलाई अलख। सेन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं सुदर्शन। सतना में अवैध रूप से जमीन खाली कराने को लेकर हंगामा। फिल्मी अंदाज में किराए के गुंडों ने मचाया उत्पात। पैलेस संचालक को बंधक बनाकर पैलेस किया जमींदोज। अनूपपुर के फुनगा में वनवासी समाज के घर को तोड़ने का मामला। निराश्रितों के हाल देख भावुक हुए सुशील सिंह परस्ते। कलेक्टर कार्यालय में मामले को रख मदद की कही बात। सरगुजा में नशे के 8 सौदागरों को किया गिरफ्तार। 150 से ऊपर नशीले इंजेक्शन किए जब्त। नशा मुक्ति अभियान नवा बिहान के तहत हुई कार्रवाई। और दमोह के किसान के केसीसी से निकाला लाखों का लोन। भूमि पर हो गई लोन की स्वीकृति। यूनियन बैंक अधिकारी ने 7 दिनों में जांच का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में विस्तार से खबरों की तरफ। सतना से पहली खबर है। सतना के कोतवाली थाना अंतर्गत पुष्पराज कॉलोनी है और उस कॉलोनी में अवैध रूप से जमीन खाली कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में आए किराए के गुंडों ने देर रात एक पैलेस संचालक को बंधक बनाया और उसके पैलेस को जमींदोज कर दिया। सुबह होते ही स्थानीय लोग एकजुट हो गए और कथित जमीन क्रेता और उसके परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन मौजूद रहा। आरोप है कि एक बीजेपी नेता के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया। कितने बजे आपने 100 डायल को फ़ोन लगाया था? हमने लगाया सुबह 5 के लगभग। अच्छा, वहाँ से क्या जवाब आया? वहाँ से लोकेशन बस पूछा उसने, मैंने लोकेशन बताया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। जो हमारे संवैधानिक अधिकार थे उनका पूर्णतः हनन हुआ है। रात में एक डिस्प्यूटेड लैंड का मामला था जिसमें 50 साल से लोग व्यापार कर रहे थे, रह रहे थे, और रात के 2:30 बजे नकली पुलिस सिक्योरिटी के लोग उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे। पुलिस ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी एसडीएम, फर्जी पुलिस, महिला पुलिस बनकर भागवत गुप्ता, यहाँ एक भाजपा के नेता हैं, भूमाफिया हैं, उन्होंने अपने कारिंदों परिवार के साथ मिलकर एक पूरी बस्ती को घेर लिया, उन्हें बंधक बना लिया। 3-3 जेसीबी, 5-5 हाईवा डंपर से रातों रात कम से कम 150 लोगों को बंधक बनाकर उनका जमींदोज कर दिया गया। सुबह 7 बजे किसी तरह ये भाग के इनके मोबाइल नहीं किए गए। एक व्यक्ति मनोज करके एक लड़का है, उसने डायल 100 में फ़ोन किया। 4 बजे पुलिस पहुंची, बोले रिपोर्ट लिखाओगे तब कार्रवाई होगी। आज सुबह हमें सूचना मिली पुलिस को कि ये पुष्करणी पार्क के पीछे गुप्ता पैलेस है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा ज़बरदस्ती पैलेस को गिराया जा रहा है। इस सूचना पर हम लोग पहुँचे थे। यहाँ पर देखा कि मिस्टर भागवत गुप्ता और उनका लड़का सौरभ कुछ 2 वकीलों के साथ गुंडागर्दी पूर्वक उस पैलेस को खाली गिरा रहे थे। उनके इस अवैधानिक कृत्य पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। उनको हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक लगभग हम करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। कहाँ से आए थे? क्या बताते हैं कि पुलिस की वर्दी में थे? सर, ये लोग लखनऊ से एक कोई राणा, पुनीत राणा की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके लोग थे, जिसमें 6 पुरुष और 5 महिलाएं थे। और चलिए इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतना संवाददाता खबर भारत से जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र, जिस तरह से खबर है सतना से, और यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी का मामला, रात में पैलेस को जमींदोज कर दिया गया, बंधक बनाया गया और उस व्यक्ति को जिसके पैलेस को जमींदोज किया गया, 15 लोग थे उसमें शामिल, और नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता पर आरोप लगाते नजर आए। तो सबसे पहले दर्शकों को बताओ दरअसल पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ? जी 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 मैम, ये भूमि को कब्जे में करने के भूमाफिया का ये पूरा तांडव है, जो लगभग कल
शनिवार की दरमियानी रात, आधी रात को भूमाफिया ने उत्तर प्रदेश से गुंडे बुलाए हुए थे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, जिनके घर उजाड़े गए हैं। पैलेस मालिक का कहना है, जिसने एग्रीमेंट कराया था, कि लगभग 40 से 50 लोग थे शामिल, है ना उसमें, जिसमें 10 से 12 महिलाएं थी। लगभग आधी रात को आए, अचानक आते हैं और पैलेस को गिराने लगते हैं। जो आसपास घर बने होते हैं उसमें, तो उनके बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे कोई निकल ना पाए। चपरासी को बंधक बना लेते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। मतलब एक कहना चाहिए भूमाफिया का एक सुनियोजित कहना चाहिए तांडव था, फिल्मी अंदाज का तांडव, जिस प्रकार अपन फिल्म में देखते हैं कि भूमाफिया कब्जा करने के लिए रात में घुसता है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र, जानकारी के मुताबिक ये सारे ही लोग, जितने लोगों का आपने जिक्र किया, 40 से 50 लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, ये सारे ही लोग उत्तर प्रदेश से आए थे। जी जी, पुलिस की कॉस्ट्यूम में थे। सुनिए, 2-3 सवाल उठते हैं। मुझे लगता है आपने खबर भारत के आप प्रतिनिधि हैं, आपने पक्का पूरी जानकारी ली होगी, तो दर्शकों को हम जरूर ये चीज बताएंगे कि एक तरफ जो कांग्रेस नेता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का इसमें हाथ है, उनकी कोई मिलीजुली भगत हो सकती है। पुलिस कह रही है कि 15 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपनी जानकारी के अनुसार, खबर भारत की जानकारी के अनुसार 40 से 45 लोग थे। जी मैम, मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो विवादित जमीन का मामला है, ये पुष्करणी पार्क के पास का है। ठीक। ये तिवारी नाम के शख्स का है, जिनकी बेटी इंदौर में रहती है। अच्छा। वो वारिस है इस जमीन की। इस जमीन का अवैध कहना चाहिए फर्जी रजिस्ट्री कराकर नामांतरण करा लिया गया है। ये भागवत गुप्ता नाम का जो बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है, भूस्वामी है, या कहना चाहिए इसी ने ही गुंडे बुलाए थे, इसी ने ही गुरके बुलाए थे उत्तर प्रदेश से, सिक्योरिटी एजेंसी से, है ना। तो ये जो भागवत गुप्ता है, भूमाफिया भी है, मतलब एक भूमाफिया भी है और भाजपा से जुड़ा हुआ नेता भी है। तो कहना चाहिए पूरी एक सुनियोजित कहना चाहिए षड्यंत्र था। इसका पहले से एक स्क्रिप्ट रची गई थी, कैसा ऐसा करना है, और इसमें प्रशासन की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। बिल्कुल। कितने लोगों को वहां जानकारी थी, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करना चाहें, और ये सोची समझी, अगर ये जाल बोल सकते हैं, सोची समझी चाल बोल सकते हैं। अब चूंकि फिल्मी अंदाज में सारे काम हुए हैं, तो फिल्मी बातें और फिल्मी शब्द ही निकल रहे हैं। तो बताइए हमारे दर्शकों को भी इस खबर पर, कितने लोग शामिल थे, कितने प्रशासनिक अधिकारी थे जिनके नाम का जिक्र किया जाना जरूरी है? मैम, नाम तो सामने नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि रजिस्ट्री कैसे हो गई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रजिस्ट्री कैसे हो गई। पहला सवाल ये, रजिस्ट्री कैसे होगी। फिर रजिस्ट्री हो गई तो जब ऑलरेडी एग्रीमेंट है, 30 सालों का एग्रीमेंट किसी के पास है, रंजन चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति ने 30 साल का एग्रीमेंट करवाया था इस जमीन का। तो एग्रीमेंट ऑलरेडी है, तो फिर रजिस्ट्री कैसे होगी। फिर रजिस्ट्री हो गई तो इतना जल्द 3 दिन के अंदर कैसे नामांतरण हो गया। बिल्कुल। फिर एक सवाल और उठता है, ये जहां तक राजस्व मामले की भूमिका संदिग्ध की बात अपन करें, तो एक सवाल और उठता है कि इंदौर निवासी बेटी प्रभा तिवारी, जिसका नाम सजरे में था, उसका अचानक गायब कर दिया गया, और भूमाफिया भागवत गुप्ता ने रजिस्ट्री करवा ली, और अचानक कहना चाहिए कि पैलेस को गिराने पहुंच गए गुंडे को लेकर, जबकि यहाँ से थाने की दूरी ज्यादा नहीं है, तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर। यानी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी इसमें मिला हुआ है। जी, कहना चाहिए जो स्थानीय लोगों का आरोप है, जो स्थानीय लोग जो प्रभावित हैं, जिनके घर गिराए गए हैं, जो रात भर कल कड़ाके की ठंड में, सही बात है, अपना उनका घर गिरा दिया गया, वो लोग सड़क में सोने को मजबूर थे। तो उनका साफ कहना है, वो लोग 40 साल से इसी जमीन पर रह रहे हैं कि FRB आई, 100 डायल आई, तो 100 डायल हमने सूचना दिया, वो यहाँ तक आई, फिर लौट जाती है। अच्छा। फिर पुलिस विभाग के आला अधिकारी कहते हैं, जो संबंधित थाने के TI हैं, कहते हैं हमको जानकारी नहीं मिली। एक बात जरूर पूछना चाहूंगी जितेंद्र, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि 100 डाल आई,
लेकिन वो वापस चली गई। करेक्ट। ये उसी जब ये सारी वारदात हो रही थी, जब ये उसी वक्त उसी दौरान की आपने बात कही है 100 डायल के आने की। आजकल हर जगह सीसीटीवी फुटेज, सुनिए ना, सीसीटीवी लगे होते हैं। अगर ये फुटेज निकलता है तो सच का सच, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी मैम, इस बात पे प्रशासन से जब पूछा गया तो प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन का कहना है, हालांकि लोगों का यही आरोप था उच्चाधिकारियों से, टीआई हैं, सीएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसडीएम वहां पहुंचे तो उनसे यही कहना था कि हमने 100 डायल को बुलाया, उन्होंने नंबर भी दिखाया कि हमने इस नंबर पे किया। तो पुलिस कह रही कि हम जांच करेंगे यदि ऐसी कोई बात आती है, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मान रही कि 100 डायल उस वक्त आई थी और आधी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस कहती है, प्रशासन कहता है कि हम लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कैसी सुरक्षा? पुलिस प्रणाली जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उसके बाद इस तरह की वारदात का होना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। तो वाकई इसकी जांच होनी चाहिए और जब परत खुलेगी तो शायद कौन है अहम जिम्मेदार इस पूरे वाकये का, ये जरूर निकल कर आएगा। तो मैं आपको ये जिम्मेदारी जरूर देना चाहूंगी। खबर भारत हमेशा खबर की तह तक पहुंचता है। तो जितेंद्र, समय का अभाव है तो इस वक्त तो मैं जरूर आपको यही धन्यवाद करूंगी, लेकिन इसका फॉलोअप जरूर लिया जाए। खबर भारत अपने दर्शकों को इस पूरे मुद्दे के आखिरी कड़ी तक जरूर बताएगा कि दरअसल कौन था असली अपराधी और इस मुद्दे पर। भागवत पर रिपीट करूंगा, ये कथित भाजपा नेता है भागवत गुप्ता, जो भूमाफिया भी है। हाँ, यही मेन कद्दावर है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है जितेंद्र। आप भी सहमत होंगे कि पुलिस बोल रही है कि राणा की पुलिस एजेंसी थी, ठीक है। भूमाफिया भागवत का नाम सामने आ रहा है, जो कि खुद बीजेपी नेता है। एक तरफ पुलिस बोल रही है कि 15 लोग थे, जबकि असल में 40 से 45 लोग थे। कांग्रेस नेता का बयान कुछ और बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए हैं और खबर भारत उन सारे सवालों का जवाब लेकर आएगा, ये उम्मीद जताते हैं हम। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिवासी समाज के प्रति न्यायपालिका और शासन प्रशासन के खराब रवैयों की एक बार फिर पोल खुलती नजर आई। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अनूपपुर जिले के उप तहसील फुनगा की, जहां वनवासी कोल समाज के घर को न्यायपालिका के आदेश पर ढा दिया गया, जिससे वनवासी कोल समाज निराश्रित हो चुके हैं। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेता सुशील सिंह परस्ते उनका हाल देख भावुक हो उठे। कलेक्टर कार्यालय में एडीएम के सामने मामले को रखकर मदद की बात भी कही। मेरे घर में मैं अकेली थी, वो लोग आए, बोले कि तुम लोग का घर हम तोड़ना चाहते हैं। मैं बोली क्यों? बोल रहे नोटिस आया था। हम बोल रहे थे कि नोटिस नहीं आया है, तो बोल रहे थे आए हैं। मेरे घर में कोई नहीं था, मम्मी पापा कोई नहीं थे। कौन कौन था उनके साथ में? उनके साथ में 2-4 पुलिस थी, लेडीज पुलिस थी और गांव के ही कुछ लोग थे। गांव के कुछ लोग थे। कोई कोर्ट से भी आए थे? नहीं, कोर्ट से कोई नहीं आया था, सिर्फ पुलिस ही थी। जी, और मेरे को पता भी नहीं है वो लोग कौन थे। ये कब का मामला है? कल का मामला है। कितने बजे? करीबन 11-12 बजे बीच। जी, इनके माध्यम से मेरे को जानकारी हुई कि यहाँ पर जो है पुलिस बल के माध्यम से इनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो मैं आया, मौके पर देखा और मैंने संबंधित अधिकारियों से बात भी करने का प्रयास किया कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट का आदेश है। हमने कहा कि भाई हमको एक दिन का अवसर दिया जाए। आपने आदेश देखा था क्या? जी, मैंने आदेश देखा था। क्या लिखा था आदेश में? वो उसमें ये था कि मानी कोर्ट का आदेश है कि ये अवैध रूप से यहाँ पे मकान बना हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि भाई इनके पास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिया गया पट्टा है, ये पट्टे में है। अब यदि ये अवैध हैं तो शासन को इनका भी मामला संज्ञान में लेना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था कि भाई आपका कहाँ पे है। इनके पास पट्टे तो हैं, सरकार को बताना चाहिए था। आपके हिसाब से इनके साथ जो व्यवहार हुआ है क्या सही है? वो अन्यायपूर्ण है। यहाँ अभी धनगांव पश्चिम के
5 परिवारों के सदस्य यहाँ पर मेरे समक्ष आए थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट के किसी आदेश से पुलिस वालों के द्वारा और कोई बालक दास पटेल के द्वारा हमारा निवास इस ग्रामों को गिरा दिया गया है और हमारे घरों में रखे सामग्री और कपड़े लत्ते बर्तन इत्यादि मलबे में दब गए हैं और हम लोग बेसहारा हो गए हैं। तो मुझे जैसे ही जानकारी मेरे पास बताए हैं और मैंने तत्काल एक ऐसी सहायक आयुक्त आदिवासी को एक नोटशीट कलेक्टर मैम को अवगत कराते हुए भेज रहा हूँ कि तत्काल इनको संकटापन्न मद से आर्थिक सहायता प्रदान करें और इनके रहने के लिए सीओ जनपद पंचायत जताहरी अभी तात्कालिक रूप से इनके रहने के लिए और खाने और इनके रहने की व्यवस्था क्या है। देखिए, अब हम इसके पहले क्या विधानसभा उपचुनाव पूर्व प्रत्याशी थे। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है बताया गया है कि एक ग्राम पटवरिया और ग्राम पंचायत धनगमा पश्चिमी, तो यहाँ पे जो आदिवासी समाज रह रहे थे, बसे हुए थे, करीब 60-70 सालों से बसे हुए थे और खबर अचानक ये आया कि कोई पटेल है जो इनके जेसीबी लेके आया है और सीधे जो है घर तोड़ने लगा और टूटने के बाद आप खुद स्थिति का मुआयना कर सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर जो है जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो काम मजदूरी में गए थे। के हिसाब से जो किया गया क्या अनुचित है? नहीं, ये तो आदिवासियों के साथ बहुत ही अत्याचार है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ठंड का मौसम है, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो एक तरह से दादागिरी है और बीजेपी सरकार में कि मतलब इस तरह। आपने वो गाना तो सुना होगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। मगर कितने लोग हैं जो इस बात को मानते होंगे? जो मानते हैं वो सच में समाज को नई दिशा भी दिखा रहे हैं। नरसिंहगढ़ जिले में है सारंगढ़ और सारंगढ़ में है समाज का ऐसा ही एक सच्चा सेवक जिसने अपना जीवन दूसरों के नाम कर दिया। जी हाँ, लोग इन्हें सुदर्शन पहलवान के नाम से जानते हैं। सेन जन जागृति अभियान को लेकर निकले सुदर्शन पहलवान मुख्य रूप से समाज को जागृत और मजबूत बनाने की मुहिम चला रहे हैं। समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा देने का निश्चय किया है। पहलवान की इस पहल के बारे में बात की खबर भारत से हमारे संवाददाता हेमराज सेन ने। नमस्कार, आज हमारे साथ सेन समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी सुदर्शन जी पहलवान सारंगपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अभी जिस तरह से समाज में एक जन जागृति लेकर समाज में निकले हैं, समाज को जागृत करने के लिए, तो क्या उसमें ऐसे क्या मुख्य बिंदु हैं जो समाज को आप बताना चाहते हैं? आज हमारा समाज शिक्षा के स्तर पर तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, किंतु हमारे समाज में संस्कारों की कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। तो उन कमियों के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना समाज कर रहा है। जैसे शादी ब्याह करने से पहले सगाई जो होती है, तो उस सगाई संबंध में जो दिक्कतें आ रही हैं, लड़कियों की एक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा अधिक बढ़ गई है जो माँ के द्वारा ही सबके सामने रखी जाती है। जो भी कोई रिश्तेदारी करने के लिए आता है उनके सामने कि लड़का नौकरी वाला होना चाहिए, धनी वर्ग हो, छोटे मोटे बिजनेस वाले को वो लड़कियां देना पसंद नहीं करते, ज़मीन वगैरह हो, गाड़ी घोड़े वाहन वगैरह की आदि की व्यवस्था उनके पास में हो। इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जो है आज हमारे समाज को बहुत पीछे ले जा रही है। सर, वैसे तो सेन समाज को अधिकतर लोग कहते हैं कि सेन समाज वाकई में बहुत चतुर समाज होता है, फिर इतना सभ्यता और सहनशील और जागरूक समाज होकर समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हुई है, आप इसका क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं? कुरीतियाँ वास्तव में देखा जाए तो किसी समाज की मोहताज नहीं होती, क्योंकि कुरीतियाँ का जो प्रवेश द्वार है वो है प्रसिद्धि के पीछे चलना। समाज का एक नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत प्रत्येक समाज उसके पद चिन्हों पर चलना शुरू करता है। प्रसिद्धि से मतलब होता है कि जैसे किसी हीरो को अपन ने आइडियल माना, किसी राजनेता को आइडियल माना, किसी समाज सेवी को माना या किसी आतंकी को माना। जिस किसी को भी हम ज़्यादा प्रसिद्धि देते हैं, समाज उसके गुण और अवगुण दोनों को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ने लगता है।
समाज जब तक हमारा जागृत नहीं होगा तब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जागृत होना चाहिए। जागृति लाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जागृति के बहुत से फायदे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, शिक्षा से संबंधित हो या अन्य कोई भी संबंध हो। इस प्रकार से जागृति लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुरीतियाँ भी बहुत सारी है हमारे समाज में। तो अभी आप यहाँ पर सेन समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी सुदर्शन जी पहलवान सारंगपुर से हमने खास बातचीत की। तो सर ने अभी जैसा बताया है कि समाज में कुरीतियाँ जो फैली हुई है, इनको मिटाने के लिए सेन समाज में जन जागृति अभियान लेकर ये निकले हैं। अब देखना होगा कि इस जन जागृति अभियान का कितना बड़ा फ़ायदा लोगों को होता है और कहाँ तक इनका अभियान सफल होता है। जानने के लिए देखते रहें खबर भारत। मैं हेमराज सेन, नरसिंहगढ़। सरगुजा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर के तहत पुलिस ने देर रात नशे के 8 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस को करीब 167 नग नशीले इंजेक्शन मिले। पुलिस की पेट्रोलिंग कार ने नशे में धुत पड़े 20 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और युवकों को परामर्श केंद्र में भर्ती भी कराया गया। आपको बता दें कि सरगुजा में नशा खत्म करने के लिए नशा मुक्ति अभियान नवा बिहान चलाया जा रहा है। सरगुजा करने के लिए हमने जो अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत हमने जो है ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया, प्लान किया। उसमें हमने ये प्लान किया था कि जितनी भी नशीली दवाइयाँ जो रहती, दवाई को दुरुपयोग करके नशे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे इंजेक्शंस, टैबलेट्स, इनको बेचने वाले लोग जो है इनको एक ही साथ में पकड़ा जाए और जो है कानूनी उनकी कार्रवाई उनके ऊपर में की जाए। इस ऑपरेशन ऑल क्लियर के तहत हमने जो है 8 नशे के जो कारोबार करते थे ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है। साथ ही साथ हम लोगों को फिर ये भी समझ में आया कि इन नशे को सामान जो दवाइयाँ थी इनको खरीदार कौन थे। ऐसे उनसे पूछताछ करते हुए उनके जो परचेसर्स थे, रेगुलर परचेसर्स थे, जो हमेशा उसको खरीदते थे, नशे की गिरफ्त में आए हुए ऐसे युवक थे, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया। वो करीबन 20 लोग निकले। जो दमोह जिले के गांव रसोईया पर एक किसान के केसीसी से 5,30,000 का लोन निकालकर उसे 1 साल बाद जमा कर दिया गया। इस संबंध में किसान गणेश यादव का कहना है कि उसे जानकारी भी नहीं है कि उसकी भूमि पर लोन की स्वीकृति हुई और लोन जमा भी हो गया। वहीं हटा यूनियन बैंक अधिकारी ने 7 दिनों में जांच का आश्वासन दिया है। हमारी किसी ने केसीसी बनवाकर हमारी ज़मीन पर 5,30,000 रुपया निकाली, जो हमको उस व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है किसने निकाला है। बैंक में जानकारी ली आपने? बैंक में ली, बैंक वाले भी गुमराह में डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं बैंक? जा कह रहे कि भू राजस्व विभाग से गलती हो सकती है और अगर 7 दिन में कुछ पता लगता है तो हम बताएंगे। पटवारी जी से हुई बात? पटवारी जी से हुई, तो उन्होंने भी बोला कि निकाल लिए तो भर तो दिए। स्वामी का लोन हमारे यहाँ दिखा रहा था पूर्व में, अभी वो खाता बंद हो गया है। तो हमने अपने स्तर पर जांच किया, प्राप्त कर लिया, तो हमारे बैंक में उनका खाता नहीं है और न ही उनका खाता बंद हुआ है पिछले 3 साल में। तो हमें ऐसा अनुमान हो लग रहा है कि हो सकता है कि टाइपिंग जड़ में उनका खसरा या खतौनी चढ़ गया होगा, हम लोगों के द्वारा भेजा गया होगा और पटवारी महोदय को चढ़ा दिया गया होगा। बाद में ऑडिट हमारी आई होगी, उन्होंने चेक किया कि नहीं, ये आदमी जिनका चढ़ा हुआ है फसल और ज़मीन चढ़ा हुआ है, ये ज़मीन किसी और के नाम से है, बिजली का नहीं है। तो हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करके वो भूमि बंधक हटवा करके उनको हटा दिया है और जिनका लोन रहा होगा वो चढ़ा दिया गया है। बाकी कोई हमारे यहाँ नहीं है, कोई बकाया नहीं है, हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की लगातार बढ़ती घटना और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बगीचा मुख्यालय में आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस रैली का नेतृत्व कर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर से जसपुर तक धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जसपुर में लगने वाले स्टील प्लांट का भी वे विरोध करते नजर आए। उनका कहना है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा हम मरते दम तक करेंगे। जितने भी
चुके हैं वो मंच की ओर आ जाए। सभी मीडिया साथियों से भी अनुरोध है। सरगुजा जिले की दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोहगा खर्रापारा के सड़क किनारे मिली खून से सनी लाश का मामला सुलझ गया है। बीते दिनों मृत रंजनी कुजूर का सड़क किनारे शव बरामद हुआ था, जिसकी पहली पुलिस जांच में दुर्घटना होना पाया गया, तो वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतिका की हत्या होना सामने आया है। घर वालों से पूछताछ में सामने आया कि मृतिका रोजाना देर रात अपने घर आती थी, जिससे लेकर लंबे समय से भाई और बहन के बीच झगड़ा चलता था। एक दिन घर लौट रही बहन पर गुस्सैल आरोपी भाई ने घातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस थाना दरिमा, इसके अंतर्गत एक गांव है सोहरा खर्रापारा, वहाँ पे एक रास्ते पे रजनी कुजूर जो एक औरत थी, उसकी लाश मिली थी 18/7/2021 इसी साल जुलाई महीने में। प्रथम दृष्टया वो एक्सीडेंट का मामला लग रहा था। गाड़ी थी, गाड़ी से पास ही लाश मिली हुई थी और सिर पे चोट लगी थी, और उसकी शुरुआती जो विवेचना थी वो भी एक्सीडेंट के रूप में ही की गई। पर जो पीएम रिपोर्ट थे और बाकी के तथ्य जो है, बाकी के बयान में मर्ग की हमने विवेचना शुरू रखी थी और नए सिरे से भी शुरू की, क्योंकि संदेहास्पद बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। सबसे पहले कि उसका जो भाई था, उसका भाई के साथ में उसका हमेशा ज़मीन संबंधी विवाद रहता था, और घर पे वो मृतिका जो थी वो हमेशा देर रात में आती थी, उसी वजह से उसको भी हमेशा संदेह रहता था। शुजालपुर में शाजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पंडित लीलाधर जोशी समाधि स्थल तपोवन पर सैनिकों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध विजय दिवस की स्वर्णिम 50वीं वर्षगांठ सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी और जिले के नेता शामिल हुए। हम ऐसी आयरन लेडी जिनके मार्गदर्शन में सेना के जाबाज साथियों का उस टाइम जो उन्होंने उत्साहवर्धन किया था, जिसके कारण आज हम 71 का जो विजय दिवस। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत जनपद पंचायत में सरकारी आवास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। बता दें कि मृतक सत्येंद्र कुमार हनुमाना का है, जो कि सरकारी आवास में रहकर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था और रात के समय वो अपने परिचित के साथ प्रतिदिन की तरह वहां सोया हुआ था। लेकिन सुबह जैसे ही उसके परिचित की आंख खुली तो उसने सत्येंद्र का शव फांसी के फंदे पर लटकते पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। क्या है कि वो दो भाई रहते थे, चचेरा भाई, अभी सब एक साथ में हैं। तो ये दोनों भाई एक पहले तो अकेले रहते थे, लेकिन हम ऑफिस आते जाते थे, बैठना उठना खाना पीना देख ले क्या किए क्या नहीं किए। कभी हमको फ्रेश होना हुआ है, पानी पीना हुआ तो अब नज़दीक है, पानी वानी पिए 10-5 मिनट बैठते चले गए। और वो लड़का पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद में वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था, किंतु सुबह से 11 बजे वो ट्यूशन पढ़ा लेता था और 3 बजे से 6 बजे तक। इस बीच में खाना पीना नहाना धोना उसका हो जाता था। और दोनों बच्चे एक ही तख्ता रखा है, दोनों में एक ही बिस्तर है, एक ही में दोनों सोते थे। ये देखिए जनपद के पीछे जो शासकीय कमरे बने हुए हैं, उसी में जनपद कर्मचारी के एक परिवार के ही हैं, वहाँ जनपद में बाबू थे, उन्हीं के परिवार के सत्येंद्र मिश्रा 24 साल के, इनकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पे और परिजनों ने उस पर आशंका जाहिर की थी और फांसी लगी मिली हुई थी। हम लोगों ने मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया है और रीवा से FSL टीम को बुलाया था, उनने जांच किया है, अभी उनकी रिपोर्ट आनी शेष है। उसके बाद हमने PM कराया है, PM कराने के बाद उनका मोबाइल नंबर की CDR निकाली जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे हम आपस में आपको अवगत कराएंगे। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है, यहीं पे रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे और फांसी के रूप में लाश मिली है और पता नहीं चल पाया है, पर मामला इसमें संदिग्ध समझ में आया है और पुलिस जांच में लगी हुई है। अब आगे क्या होता है पुलिस बताएगी, बशर्ते इसमें अभी आशंका है, इसको हम फांसी भी अभी नहीं कर सकते, दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस
कितना करती है। अगर नहीं करेगी तो फिर आगे इसके लिए भी हम लोग कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि आप मास्क लगाएं ना लगाएं ये आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि सरकारी आंकड़ों में, उन कागज़ों में शायद आप एक आंकड़ा हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।